Yes, sir. के बारे में बात करते थे। एग्जाम हुआ था तुम लोग का संडे को, कैसा हुआ? देखे नहीं मार्क्स, 2-4 क्वेश्चन में गलतियां थी। ठीक है, बाकी मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं अरविंद? सर 140 के आसपास था, शायद 135 था। 138। तुम्हारा जो है? मैं 131। और 131। प्रियांश और आदित्य? प्रियांश सर कल दे देंगे क्योंकि स्कूल का टेस्ट चल रहा था, दे नहीं पाता। अच्छा, और तुम्हारा कितना है ज्योत्सना? So 119. ठीक है, इम्प्रूव करो उसको। कुछ क्वेश्चंस तो गलत थे, 3-4 क्वेश्चन था शायद। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करना इम्प्रूव करो। कैसे कर रहे हैं? पीछे का तुम्हारा छूटा हुआ है क्या? जैसे स्कूल का एग्जाम चल रहा था तो तुम क्लास नहीं कर रही थी, प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब का। ज्योत्सना प्रोजेक्टाइल वर्क का सब छूटा ही हुआ है। पढ़ी नहीं है एक बार भी? कहीं भी नहीं पढ़ी सर है? अब स्कूल में पढ़ाया हुआ है, समझ में आता ठीक है, नहीं तो अभी शायद नहीं तो कोई और उपाय करते। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से तो शायद कंटिन्यू की थी, ऐसे तो हो गया था, सिर्फ वही बचा होगा। ठीक है, हम लोग प्योर रोलिंग का केस देख रहे थे। प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग में हम लोगों ने देखा कि अगर हम किसी बॉल, सिलेंडर, स्फीयर, किसी चीज को भी अगर हम रोल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक कंडीशन प्योर रोलिंग का हम लोगों ने बोला कि अगर ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये फिक्स सरफेस है, तो इसके इस पॉइंट का जो निचला कांटेक्ट में है, उस पॉइंट का अगर हम लोग इधर की तरफ वेलोसिटी होगा, इधर की तरफ ओमेगा आर होगा, यानी कि उसका नेट वेलोसिटी अगर हम इस पॉइंट पी का देखें, यानी कि उस पॉइंट पी का वेलोसिटी अगर 0 है, तो नीचे वाला जो भी हमारा सरफेस है वो रेस्ट में है, तो भी अगर रेस्ट पे दिख रहा है, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा आर का कंसेप्ट है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग बोले कि ये प्योर रोलिंग का केस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम कुछ कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस क्या कर रहे हैं, तुम लोग से पूछ रहे हैं, तुम लोग बताओगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, पहला केस ये है कि ये जो सरफेस दे रखा है स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है यानी म्यू 0 है। हम एक बॉल था, इसको इधर की तरफ v वेलोसिटी दे दिए और धीरे से इस पे पुट कर दिए, ठीक है, यानी कि v वेलोसिटी के साथ इस पे रख दिए किसी भी तरीके से। तो ये बताओ क्या करेगा? तो करिए ना। क्या हुआ? सर थोड़ा ऊपर करिए ना। सर थोड़ा ऊपर करिए ना। ऊपर कैसे करें? मतलब ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वही ना? हाँ सर, देखना सर क्या हुआ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े सर थे वही जो प्योर लास्ट रोलिंग का क्लास केस। आखिर में डिस्कस किए थे वही बोल रहे हैं ना। हाँ, वही बोले कि प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या था अगर सरफेस फिक्स्ड था, तो बस उतना ही बोले हैं।
उसके बाद हम बोल रहे हैं कि कुछ कंडीशन डिस्कशन है, कंडीशन नहीं, इसको डिस्कशन कहो तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, कुछ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि अगर हमारा ये सरफेस जो है, ये नीचे फर्श जो है हमारा स्मूथ है, अगर हम इस पे किसी एक सॉलिड बॉल है, कोई भी बॉल मान लेते हैं, इसको अगर हम v वेलोसिटी दे दिए और इसको इस पे धीरे से रख दिए, तो ये क्या करेगा? रोल करेगा, ट्रांसलेट करेगा, या रोल प्लस ट्रांसलेट करेगा, क्या करेगा? हमको ये बताना है, बोलो क्या होगा? सर रोल करेगा। और कोई ऑप्शंस? अगर हम उसको v वेलोसिटी दिए हैं और इस सरफेस पे ऐसे रख दिए हैं, ठीक है, तो ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, इसको रोल कराने के लिए टॉर्क कौन प्रोवाइड? जो भी mg फोर्स लग रहा होगा यहीं लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा यहीं लग रहा होगा। तो इस केस में अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखें तो हमको 0 दिख रहा है, तो 0 दिख रहा है, तो इसका जो ओमेगा होगा ये तो 0 ही रहेगा, रोल नहीं करेगा, यानी कि ये रोटेट नहीं करेगा। ये इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, तो हम लोग को दिख रहा है अगर फ्रिक्शन 0 है, यानी कि ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, रोटेट करने के लिए कोई भी टॉर्क इसके पास नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा दो फोर्सेस दिख रहे हैं, mg और नॉर्मल, वो सेंटर ऑफ मास से जा रहे होंगे, तो सेंटर ऑफ मास के बाद कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा है, तो फ्री टू रोटेट है, तो फ्री टू रोटेट सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। तो कौन रोटेट करेगा? कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है रोटेट करने वाला, तो इसको कोई रोटेट नहीं करेगा, ये जो है v वेलोसिटी से ट्रांसलेट करता रहेगा, यानी कि ये जो होगा ट्रांसलेट ओनली करेगा विथ वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v से वो चलता जाएगा जब तक कि उसको कोई बाहरी फोर्स ना मिले। न्यूटन्स लॉ के थ्रू हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई बाहरी फोर्स नहीं है, तो उसी स्पीड से चलता जाएगा। हाँ, अगर इसको रोल कराने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है, इसको रोल भी कोई नहीं करा पा रहा है, क्योंकि कोई और एक्सटर्नल फोर्स हमको नहीं दिख रहा है जो उसको रोल करा सके, बोले तो रोटेट करा सके, रोटेशन इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, ये बात ध्यान रखना। अब हम क्या किए कि यही हमारे पास बॉल था और इसको ऐसा ओमेगा दे दिए, ओमेगा दे दिए और फिर से उसी स्मूथ सरफेस पे ऐसे पुट कर दिए। ये सरफेस जो है हमारा स्मूथ है, इसको हम धीरे से इस पे पुट कर दें, तब बताओ क्या होगा? ये वहीं पे रोटेट करता रहेगा या रोटेट भी करेगा, आगे भी भागेगा? वही रोटेट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो ऐसा है, यहाँ पे रोटेट ओमेगा करेगा, फिर से हमको दिख रहा है कि दो ही फोर्स है, mg और नॉर्मल, आगे बढ़ाने वाला कोई फोर्स नहीं है, ना ही इस ओमेगा को रोकने वाला कोई टॉर्क है, यानी कि टॉर्क अगर नेट का बात कर रहे हैं तो भी 0 है, एफ नेट का बात कर रहे हैं वो भी 0 है, तो ये यहीं पे ओनली रोटेट्स। ठीक है, रोटेट्स विथ ओमेगा, ओमेगा से ही ये रोटेट होता रहेगा, ना तो ओमेगा ये घटने वाला है ना बढ़ने वाला है, उसी से वो वहीं पे हम रोटेट करके छोड़ दिए, रोटेट कर रहा है, घूम फिर के आएंगे तब भी रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि आइडियल केस है यहाँ पे हम कोई भी बाहरी फोर्स एज्यूम नहीं कर रहे। ठीक है, ये दो केसेस हम लोग देखें। अगर थर्ड केस बोल रहे हैं, ठीक है, थर्ड केस ये हो रहा है कि अब जो सरफेस है हमारा स्मूथ नहीं है, यानी कि इसमें कुछ फ्रिक्शन मौजूद है, और हम इसको v वेलोसिटी देके इस पे रख दिए, तब क्या होगा बताओ? रोलिंग रोटेट भी करेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा सर। यस सर। बढ़ेगा।
इधर भी लगेगा। अगर ये सरफेस है तो देखो आगे की तरफ जा रहा है, तो ये सरफेस भी आगे की तरफ जा रहा होगा, तो उस सरफेस को रोकने के लिए फ्रिक्शन इस पे ऐसा पीछे की तरफ लग रहा होगा। बात सबको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट जो है आगे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा, और उसके स्लाइड के मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पीछे की तरफ लग रहा होगा, और ये पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसकी वजह से हमको दिख रहा है कि सेंटर के अबाउट एक टॉर्क डेवलप होगा, और यहाँ से ये ओमेगा आएगा। और क्या दिख रहा है कि ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो दिख रहा है कि v को डिक्रीज कर रहा है और ओमेगा को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो फ्रिक्शन है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेलोसिटी को घटा रहा होगा और ओमेगा को बढ़ा रहा होगा। तो क्या घटाते घटाते इसको जीरो कर देगा, ओमेगा को बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर देगा, क्या करेगा उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तब तक फोर्थ केस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसी का कहानी। फोर्थ केस क्या होगा, ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि म्यू नॉट जीरो, और इसको अगर हम घुमा के इस पे रख दें तो क्या होगा। ठीक है, घुमा रहे थे, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ये बॉल किधर जाएगा, यहाँ हमारा ओमेगा लग रहा था। सोचो कि ये जो पॉइंट था इस सरफेस पे, थोड़ा सा इस सरफेस को हम नीचे बना रहे हैं ताकि हम समझने में थोड़ा आसानी। ठीक है, ये हमारा सरफेस था, ये ऐसा रोटेट कर रहा था, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे पीछे जाने का कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है इधर पीछे की तरफ जाने का कोशिश कर रहा होगा, कितने स्पीड से, तो ओमेगा इंटू आर स्पीड से। तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकना चाहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ध्यान से देखो तो आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, यानी कि जब हम इसको रोटेट करके इस सरफेस पे रखे हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो पीछे भागना चाह रहा है उस मोमेंट पे, तो पीछे जाना चाह रहा है, तो निचला सरफेस जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा, तो इस जगह पे फ्रिक्शन जो लगेगा आगे की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन आगे की तरफ यानी कि इसमें जो वेलोसिटी मिलेगा आगे की तरफ मिलेगा। और ये जो फ्रिक्शन है ये क्या काम कर रहा है, तो वेलोसिटी को यहाँ इंक्रीज कर रहा है, और ध्यान से देखो तो ओमेगा को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन जो है यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाएगा और ओमेगा को घटाएगा। हम लोग इस चीज को रियल लाइफ में अगर देखें तो हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे बॉल को हम आगे की तरफ फेंक देते हैं, मान लेते हैं मेरा फ्रेंड आगे खड़ा है, हम हाथ में बॉल लिए हुए हैं, उसको हम फेंकते हैं, ये वाला कंडीशन होता है हमारा। हम जैसे ही उसको फेंकते हैं तो रोटेट करा के तो नहीं फेंक रहे होते हैं, हम उसको वेलोसिटी दिए होते हैं, लेकिन चूंकि हम जिस सरफेस पे फेंकते हैं वो रफ होता है, तो जो हमारा फ्रेंड दूसरे एंड पे खड़ा होता है उसके पास बॉल रोल और ट्रांसलेट दोनों करता हुआ जाता है, यानी कि ऐसा घूमता हुआ और आगे की तरफ ऐसा घूमते हुए बढ़ता जाता है। देखे होगे डेली लाइफ में, तो रीजन यहीं पे है। दूसरा कि कभी कभी देखते होगे हरभजन सिंह थे, तो हरभजन सिंह फील्ड पे जितना नहीं बॉल घुमाते थे उतना हाथ में घुमाते थे, नहीं प्रज्ञान हो जाएगा था, हाथ में बॉल घुमाते रहता था। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि इसको इधर की तरफ हम घुमा के इसको हम जमीन पे पटक दिए, तो जमीन पे जैसे पटकते हैं तो बॉल से खेले होगे कि जब हम लोग ऐसा पटकते हैं तो आगे की तरफ बहुत तेजी से भागता है, तो तेजी से भागता है तो इम्पल्सिव के लिए हम यहाँ स्लोली इसीलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हम फ्रिक्शन इम्पल्सिव नहीं लगाना चाहते। धीरे से रख रहे हैं तो फ्रिक्शन धीरे से आया होगा और धीरे से बढ़ा के आगे लेके चला गया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग केसेस समझे कि अगर रोल हो रहा है तो ऐसा कुछ हो। अब आते हैं यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस केस में जो फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है और ओमेगा को बढ़ा रहा है, ये तब तक करता रहेगा कि अंटिल v becomes ओमेगा r। ठीक है, ये तब तक घटता रहेगा और ओमेगा बढ़ता रहेगा जब तक कि v ओमेगा r के बराबर ना हो जाए। क्यों, क्योंकि v अगर ओमेगा r हो गया तो उस समय ये जो नीचे वाला पॉइंट हमारा था वो उस मोमेंट पे रेस्ट पे रहेगा,
यानी कि उसके और नीचे वाले सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा यानी कि फ्रिक्शन अब उसको कुछ नहीं करेगा, यानी कि ना ही उसका वेलोसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है, तो प्योर रोलिंग का केस आ जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा केस आता है। दूसरा चीज, ये जो प्योर रोलिंग का कंसेप्ट है ये पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में बहुत ही मुश्किल के बाद मिलता है, यानी कि डेली लाइफ में हमको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं, प्योर रोलिंग का केस जो है थियोरेटिकल कंसेप्ट है, डेली लाइफ में देखने को हमको नहीं मिलता है आसानी से। खैर, हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो फ्रिक्शन है दोनों केसेस में ऐसे वर्क करेगा कि जो भी चीज ज्यादा होगा एक को घटा रहा है एक को बढ़ा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सरफेस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस के बीच में कैसा मोशन हो रहा है उसी हिसाब से इसमें। ठीक है, तो अगर ये बात हम समझ गए तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यही है, थर्ड वाला केस, कि ये जो सरफेस है नॉन जीरो है यानी कि स्मूथ है, स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन म्यू है। यहाँ पे ये बॉडी था, इसको हम वी नॉट स्पीड दे दिए और इसको क्या ले लें हम, ठीक है, इसको डिस्क मान रहे हैं, इसका मास जो है डिस्क लेते हैं, डिस्क मास m, रेडियस r, स्मॉल m लेते हैं, और कोई मास तो है नहीं, स्मॉल m लिखने में आसानी रहता है, स्मॉल m r। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे हम इसको यहाँ पे पुट कर दिए, t इक्वल टू 0 पे हम इसको इस पे पुट कर दिए। अब पुट कर दिए तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन रेस वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा और ओमेगा को बढ़ाएगा, ये केसेस हम जानते हैं, तो हमको ये सब चीज फाइंड करना है। फाइंड फर्स्ट टाइम when pure rolling starts। ठीक है, प्योर रोलिंग स्टार्ट होने का समय क्या होगा, सेकेंड ओमेगा एंड वी व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, प्योर रोलिंग हैज स्टार्टेड। ठीक है, प्योर रोलिंग जब स्टार्ट हो चुका होगा तब थर्ड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, इस दौरान वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। हम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज लग रहा होगा, क्या सब चीज हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब हमको ये सारे क्वेश्चंस उसी से समझ के करने हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम देते हैं ताकि तुम लोग भी सोच लो क्या करें कैसे करें।
कैलकुलेशन है इसमें। फोर्स जो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, दोनों कैलकुलेट करेंगे पहले। हाँ, उसके बाद सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन का काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगा के इक्वेट कर देंगे। ठीक है। सर टाइम है हम्म v नॉट 3 म्यू जी। v नॉट म्यू जी। टाइम आ जा रहा है 2 म्यू जी। हाँ भी v नॉट बाई 3 म्यू जी है। कितना आ रहा है तुम्हारा? v नॉट बाई 3 हाँ ठीक है, v नॉट बाई 3 म्यू जी। ओमेगा v नॉट बाई 3 r वेलोसिटी 2 v नॉट बाई 3। ठीक है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बॉडी पे देख रहे हैं, इधर की तरफ v नॉट था, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगता, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है म्यू एम जी। तो हमको यहाँ से एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? तो माइनस म्यू जी। एम से एम कट जाएगा, एफ के बाई एम कर रहे हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू हम लिख सकते हैं v नॉट माइनस म्यू जी टी। ठीक है, हम लोग को दिख रहा है कि ऐसा है, बॉल v नॉट से जा रहा था, म्यू जी इधर लग रहा है। अब इसका टॉर्क अगर हम देखें, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अगर देख रहे हैं तो क्या लिखेगा? म्यू एम जी इंटू आर। ठीक है, और ये होगा हमारा आई अल्फा के बराबर। तो यहाँ से अल्फा हमको मिल जाएगा, आई होता है एम आर स्क्वायर बाई डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। तो एम से एम गया, एक आर से एक आर चला जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2 म्यू जी बाई आर दिख रहा है। ठीक है, ये चीज आ गया। तो ओमेगा नॉट तो हमारा 0 था, ओमेगा हम लिखते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट हमारा 0 है, इनिशियली कोई रोटेशन नहीं है, दिया रहता तो हम ले लेते 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। अब हमको यहाँ से मिल गया वेलोसिटी और यहाँ से मिल गया सर ओमेगा। जब प्योर रोलिंग होगा, हाँ सर वर्क डन बाय बोलो। फ्रिक्शन 19 सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन 19 mv नॉट स्क्वायर बाय 36।
बी नॉट स्क्वायर बाई 36। नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इतना कुछ नहीं है, कहीं कुछ गलत कर रहे होगे। देखते हैं। ठीक है, यहाँ से टॉर्क निकाले, वी और ओमेगा पता है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा प्योर रोलिंग के लिए, V इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम पुट कर देंगे वी नॉट माइनस म्यू जी टी इक्वल टू आर, आर कट जाएगा, 2 म्यू जी टी हो गया। तो यहाँ से टाइम हमको मिल जाएगा वी नॉट बाई 3 म्यू जी। ठीक है, टाइम मिल गया तो हम भी वाले में पुट कर लेंगे, तो ओमेगा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ओमेगा इक्वल टू यहाँ से वी नॉट बाई 3 म्यू जी 2/3 वी नॉट बाई आर दिख रहा है। ठीक है, और वी अगर फाइंड करना है तो यहाँ वी नॉट माइनस यहाँ पे पुट कर देंगे, या फिर यहाँ से भी कर लो। वी इक्वल टू क्या है आर ओमेगा, तो यहाँ से दिख रहा है 2/3 वी नॉट। यहाँ से टाइम निकल गया तो ओमेगा निकल गया, ओमेगा निकल गया तो वी निकल गया, और हमको क्या करना था वर्क डन। हेलो, यस सर। हाँ कट गया था, आ रहा है आवाज अब? वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसे फाइंड किए अरविंद? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, टेंशन नहीं है, आ जाना चाहिए था। मेथड तो सही है, मेथड तो सही है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर हम लिख रहे हैं तो क्या आएगा, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, तो हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसके पास ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनली। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल और ये रोटेशनल, दोनों काइनेटिक एनर्जी होगा उसके पास फाइनल, तो दोनों को ही हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम ये लिख रहे हैं तो 1/2 एम भी जो है 2/3 है, 3 वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 आई होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, लेता है। आर स्क्वायर जाएगा n by 2 2/3 1/2 and 4/9 स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 + 1/2। ठीक है, 3 स्क्वायर बाई 3। इतना ही आ रहा था फाइनल, बोलो फाइनल सर आप इतना, शायद इनिशियल इतना। डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। अब आ रहा है, हाँ डिस्कनेक्ट हुआ था।
कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ अभी आ रहा है? नो नो सर। सर। अब No, sir. क्या कर रहे हैं, तो सेलिंग कर दिए हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है। आपका माइक भी नहीं दिखा रहा है इसमें पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में। और स्क्रीन हाँ सर। आ रहा है अब? नो सर। नहीं सर, माइक के बारे में बोल रहा था कि आपका माइक नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है। अभी भी नहीं आया। एक मिनट ना, हम एंड करके फिर से लॉगिन करते हैं, ठीक है? जो भी होस्ट बनेगा ट्रांसफर कर देना। मीटिंग सर एंड कर दीजिएगा तो कोई होस्ट कैसे बनेगा? लीव करिए सर आप। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। सर हो रहा है शेयर। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर हम लोग स्क्रीन हम नहीं दिख रहा है देखें सर। तो एक अरे दिख रहा इस है। मल्टीपल बुक आर यूजर टू हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है एकदम। काला पूरा काला। सर बस 3 कंट्रोल बटन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ। आया? नो सर। अब सर आप कुछ बोल रहे हैं कि आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आया। आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है सर मेरे को। यस सर। रुक क्या। मीटिंग एंड करके दूसरा लिंक। सर फ्रिक्शन ने MV0 स्क्वायर/6 का वर्क किया। सर नहीं
सर प्रियांक शेयर कर दिया। right? हेलो यस सर। टाइम मिला तो शुरू हो गया ना। अब कुछ आया? Yes, sir. यस सर, अब आया। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वर्क डन बाय फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख लिए। तो यार है हाँ भी नॉट स्क्वायर, इतना आ रहा है। तुम्हारा उतना कैसे आ रहा था? कितना था? 19 MB नॉट स्क्वायर बाय 36। इससे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए थे, इससे आ था, तो यही आया। फिर ठीक है, सर ओमेगा को V0/3R ले लिए थे, नहीं लगाया था। अच्छा अल्टरनेट। ठीक है, इसके लिए अल्टरनेट मेथड। किसी के मन में ऐसा भी सब आया होगा कि ये जो पार्टिकल है इधर की तरफ, मान लेते हैं किस पे फ्रिक्शन लग रहा है, F, इधर V0 से जा रहा था, T टाइम में ये S डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो हम S डिस्प्लेसमेंट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V0 T माइनस हाफ AT², या फिर फाइनल भी पता है तो V² वाले से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोग सब कैलकुलेट करके रखे हैं तो वही यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम S निकाल रहे हैं तो या तो हम V² माइनस U²/2A यूज कर सकते हैं, या फिर ये यूज करो, कोई सा भी चलो, वही यूज करते हैं। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो जा रहा है। S को हम लिख लेंगे V² माइनस U²/2A, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, हमारे पास सब कुछ है, हम फाइंड कर सकते हैं। तो V है हमारा 2, कितना आया था, 2/3 V0। तो V है 2/3 V0 यानी 4/9 V0 का स्क्वायर। इनिशियली तो V0 था तो V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और फ्रिक्शन था हमारा μmg, तो एक्सेलरेशन μg। तो ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना? माइनस म्यू जी। हाँ माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। 9 माइनस 4 यानी कि 5 V0 स्क्वायर बाई 18। ठीक है, तो जो हम फ्रिक्शन लिखेंगे वर्क डन F इंटू एस होता है। ठीक है, तो F इंटू एस यानी कि म्यू mg इंटू निगेटिव होगा तो होगा म्यू mg इंटू 5 V0 स्क्वायर बाई 18 म्यू जी। अगर किसी के मन में ये भी आ सकता है तो यहाँ से कुछ गड़बड़ करें क्या? नहीं, ठीक है, म्यूजी से म्यूजी कैंसिल, यहाँ से आ गया हमारा 5 MB0 स्क्वायर, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस V0 स्क्वायर बाई 18, यही आ रहा है। अब हम ध्यान से देखो तो ऊपर जो आया और ये आया दोनों इक्वल नहीं है, रीजन बता सकते हो? रोटेशन भी हुआ उसमें, फिर
ठीक है, तो ये जो वर्क डन आया ये आया वर्क डन, ट्रांसलेशनल वर्क डन। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है वो रोटेट भी कराया है, रोटेट कराया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ वर्क करा होगा। तो अगर हम रोटेशनल वर्क का बात करेंगे, ठीक है, रोटेशनल वर्क का अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टॉर इनटू डी थीटा, इंटीग्रल यही होगा 0 से थीटा, थीटा कितना होगा तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इंटीग्रल म्यू एम जी आर डी थीटा, थीटा जी थीटा 1 से थीटा 2 दिख रहा है, म्यू एम जी आर जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 हमारा आएगा। ठीक है, तो जितना टोटल, ये थीटा 1 तो 0 ही है, थीटा 2 जितना रोटेट करा होगा हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बाई 12। ओमेगा फाइनल जो है हमारा 2/3 वी नॉट बाई आर है, यानी कि 2/3 4/9 वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इनिशियली 0 था और अल्फा कितना आ जाएगा, ये टॉर्क है, तो टॉर्क बाई एम आर स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 2 एम म्यू जी, आर स्क्वायर है तो आर भी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आ जा रहा है, वी नॉट स्क्वायर 4 4 कैंसिल, नीचे आर, एक आर से एक आर कैंसिल, म्यू जी आर। ठीक है, थीटा आ गया तो वर्क डन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आराम से, वर्क डन यहाँ से हम बाहर निकाल रहे हैं तो थीटा ही आएगा, यानी कि म्यू एम जी इंटू थीटा, यानी वी नॉट स्क्वायर बाई 9 म्यू जी आर। नॉट स्क्वायर एम बना है। क्या हुआ, कहीं कुछ गलती आ रहा है क्या, म्यू म्यू जी आर कैंसिल, एम बी नॉट स्क्वायर बाई 9। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क डन अगर हमको निकालना हो तो हमको वर्क डन ट्रांसलेशन प्लस वर्क डन रोटेशन लिखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में ये निगेटिव वर्क करा है, यानी कि माइनस कितना आया था 5 एम बी नॉट स्क्वायर बाई 18, और यहाँ पे आया है एम बी नॉट स्क्वायर बाई 9, तो ये हमको दिख रहा है -3 एम बी नॉट स्क्वायर बाई 18, यहाँ से दिख रहा है माइनस एम बी नॉट स्क्वायर बाई 6, ऊपर जितना आया था उतना ही आया। ठीक है, तो ये लंबा मेथड जा रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम कभी सॉल्व करने बैठ जाए तो इस बात का ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन हो रहा है वो सिर्फ ट्रांसलेशन में ही नहीं बल्कि रोटेशन में हो रहा है। तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमको फाइंड करना है तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल निकाल के ऐड करना पड़ेगा, या फिर सिर्फ अगर फ्रिक्शन होती है तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से यूज कर रहे हैं, और भी सोर्सेस है बाकी है तो हम यूज कर सकते हैं बाकी सबके कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों मेथड से हम किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो सहूलियत लगे हम वो मेथड यूज कर लेंगे। लेकिन इस बात को नोट करना है कि वर्क डन टोटल अगर फ्रिक्शनल होगा तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज तक ट्रांसलेशनल ही म्यू एम जी लगा के इनटू डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग फाइंड करते आए हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो यहाँ भी वो गलती नहीं कर देना, क्योंकि वो जो वर्क आएगा हमारा वो सिर्फ ट्रांसलेशनल के केस में आएगा। रोटेशनल के केस में हम देख रहे हैं कि रोटेट भी करा रहा है तो भी हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सर एक प्योर वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद वॉल्यूम में फ्रिक्शन जाएगा। क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रहा है।
सर एक बार प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फ्रिक्शनल जो भी होगा, अगर लगेगा भी तो एस्थेटिक लगेगा, वो इसमें चेंज नहीं करता है, क्योंकि हम लोग रियलिटी में इस चीज को हम लोग नहीं पाते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि फ्रिक्शनल एस्थेटिक लगता है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन से जाए तो दोनों मोशन में कोई रिलेटिव ना तो टेंडेंसी है मोशन का और ना ही रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उस समय में हम फ्रिक्शन को जीरो मानते हैं। और दूसरा रीजन, अगर फ्रिक्शन हो भी तब भी उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम मानेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो ही होगा, अगर प्योर रोलिंग शुरू हो गया उसके बाद। ठीक है, अल्टरनेट शॉर्टकट है। सर अचीव क्यों नहीं पाए करते हैं हम लोग प्योर रोलिंग को? सर जैसे बहुत अब सारा बॉय वाला एग्जांपल कंडीशन है। दिए, हाँ, बॉय वाला एग्जांपल दिए सर, आप हम लोग वही चीज करेंगे उसको वी वेलोसिटी देख के अगर हल्के से रख देंगे फ्लोर पे, तो वो क्यों नहीं एक पॉइंट हम ऑफ टाइम के लोग बाद प्योर रोलिंग करेगा? एयर रेजिस्टेंस को हम लोग आज तक माने हैं। एयर रेजिस्टेंस फिर से बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को पूरा ही हटा दिए हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अगर हम फेंक रहे हैं बॉल को, अगर वैसा होता तो सोच लो कि हम चक्के को डगरा देते। प्योर रोलिंग जहाँ शुरू हुआ उसके बाद तो मतलब कार में बैठ जाते, बोलते धक्का दे दो भाई, प्योर रोलिंग शुरू हो गया, उसके बाद फ्यूल का जरूरत ही नहीं पड़ता, आगे चलता रहता। नहीं होता, सोचो। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, अगर वैसा हो जाता तो क्या बढ़िया था, बोलते कार में बैठ जाते, धक्का दे तो जहां जाना था वहां पे दो चार आदमी को इकट्ठा करके रखो कि भाई आ रहे हैं, रोक लेना। ठीक है, फ्यूल बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का अल्टरनेट शॉर्टकट मेथड हम बता रहे हैं। जैसे ये हमारा, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, इधर की तरफ वी नॉट स्पीड था, ये इस पे नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, और यहाँ इधर फ्रिक्शन, यही था। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है नॉन जीरो है, लेकिन अगर हम इसी लाइन पे हम यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लें, तो टॉर्क अबाउट ए क्या आ रहा है बताओ? mg और n दोनों आपस में इक्वल हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, तो दोनों का टॉर्क जीरो होगा। फ्रिक्शन फोर्स आर वेक्टर देख लो, दोनों उसी से पास कर रहा है, तो ओवरऑल टॉर्क क्या, तो टॉर्क सेंटर अबाउट ऑफ है मास हमारा के अबाउट जीरो। एक्ट करेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही इसमें एक्ट करेगा ना। स्फीयर है या सर्कुलर कोई भी होता है, तो ये तो हमको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, और वो रेडियली क्या होगा, बाहर ही होगा। यस सर। और डिस्क माने हैं यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होगा। और यस वैसे भी, सर। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क नॉन जीरो होने का रीजन क्या है, तो ये फ्रिक्शन है। लेकिन हम जहाँ फ्रिक्शन जिस लाइन के अलोंग लग रहा है वही पॉइंट ले लिए, तो उसके अबाउट हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो इस एक्सिस के अबाउट बोल सकते हैं एल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट रहेगा, कह सकते हैं, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट यानी पॉइंट ए के अबाउट इसका जो भी टॉर्क आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एल इनिशियल जो होगा एल फाइनल के बराबर होगा। तो इनिशियली एल लिखेंगे, तो इनिशियली सिर्फ वी नॉट से जा रहा है, तो यहाँ से देखो ध्यान से, एम वी नॉट इंटू आर आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से ये आर वेक्टर यूज करते तो आर परपेंडिकुलर ये आर ही आता।
ठीक है। फाइनल इनिशियली ओमेगा 0 है, तो ओमेगा 0 है तो उसके लिए हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। फाइनली इसके पास वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी के लिए लिखेंगे m, v नॉट आ गया था 2/3, शायद 2/3 था ना, 2/5, 2/3 v नॉट था, देख लो एक बार। यस सर। 2/3 v नॉट r और प्लस ये लिखेंगे तो I, क्या लिखेंगे बताओ। ओमेगा के लिए ओमेगा से घूम रहा है, अगर भी हम इस अबाउट लिखते थे तो क्या लिखते थे, ICM इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से ICM इंटू ओमेगा डायरेक्ट लिख दें। चलो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, एम भी हम लोग नॉट। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये भी होगा, कैलकुलेट तो वही करना है। ठीक है, भी कैलकुलेट करना है। फाइनल वेलोसिटी हम मान लिए कि इसका v है और ये ओमेगा है जो कि v/r हो गया है। और हम लोग इसी पॉइंट ए के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, तो हम फाइनल लिखेंगे mvr प्लस ICM इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया mvr प्लस ICM mr²/2 डिस्क है, ओमेगा ओमेगा इसकल टू होगा v/r। तो ये से r से r गया, इधर हमको मिल रहा है 3/2 mvr इसकल टू इधर mv नॉट r। तो यहाँ से हमको दिख रहा है v इसकल टू क्या जा रहा है 2/3 v नॉट। ठीक है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एंगुलर मोमेंटम भी आ गया, भी आ गया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो बाकी के जो भी हम कहानी मतलब भी फाइंड सिर्फ करना हो तो हम इस मेथड से आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि उतने देर के बाद भी कितना हुआ होगा, हमको टाइम इसमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लो। इधर की तरफ ओमेगा दे रखा है 1 रेडियन पर सेकेंड, इधर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, मास m, रेडियस r। अच्छा, m इक्वल टू 5 kg दिया है और रेडियस 2 मीटर। ठीक है, वही पूछ रहा है फाइंड v एंड ओमेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें v ओमेगा दे रहा है, टाइम ये सब कुछ नहीं दे रहा है, तो सेकंड मेथड यूज करके सॉल्व कर सर लेना है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन के इसमें जरूरत पड़ेगा क्या सेकंड मेथड में, बोलो। नहीं, बोल रहे हो तुम ही दे दे, यानी कि फ्रिक्शन 0 नहीं है। ठीक है, इसमें हम एक ही क्वेश्चन ऐसा करा रहे हैं, बाकी अगर करोगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कभी ओमेगा का डायरेक्शन इधर, v0, ये मतलब सारे कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे।
28/10। 28/10 नहीं, 3 आंसर दे रखा है। मेरा 2.8 आ रहा है, जी तो है नहीं। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। 5 है स्क्वायर 4 50 - 8 इनटू द प्लेन आ रहा है। एल इनिशियल इतना ही आएगा। देखो एल इनिशियल लिखेंगे तो एम वी नॉट आर और आई सी ओमेगा। तो अगर हम यहाँ से आर वेक्टर यूज कर रहे हैं तो आर वेक्टर और वी क्रॉस, आर क्रॉस वी करेंगे तो इनटू द प्लेन जा रहा है ये, और आई के अलोंग सेंटर ऑफ मास के अलोंग ओमेगा की ओर कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लिए तो ये 42 आ रहा है इनटू द प्लेन। एल फाइनल अगर हम लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे, मास है 5, रेडियस है 2v, इधर इनटू द प्लेन। ओमेगा को भी हम इधर ही ले रखे हैं तो भी इनटू द प्लेन ही आएगा। तो प्लस आई, आई जो आ जा रहा है हमारा 8 आ जा रहा है, 8 ओमेगा यानी कि v/2 लिख सकते हैं, ये भी इनटू द प्लेन ही आ रहा है। तो ये आ जा रहा है हमारा 10 + 4 14v इनटू द प्लेन। दोनों आपस में बराबर है तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है v इक्वल टू 42/14 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। भी मिल गया तो हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं। कहाँ गलती कर रहे थे? पता नहीं सर। 2-3 स्टेप है उसमें भी पता नहीं, कैलकुलेशन था। ठीक है, अब जैसे अगर हम मान लें कि ये तो था हमारा फ्लैट सरफेस, यहाँ पे अगर हम एक वाल दे दें, ठीक है, और ये वाल जो है इसका फ्रिक्शन 0 है। अब यहाँ एक बॉल था जो मजे में v स्पीड से और ओमेगा से रोल करता हुआ जा रहा था, ठीक है, जाके टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा वो हमको बताना है। सोच के बोलो। रियल लाइफ से जोड़ो, क्या होना चाहिए एक बार सोचो खुद से। यानी कि ये जो बॉल है जब जाके वाल से कोलाइड करेगा, हाँ टकरा के वापस आ जाएगा। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। सिर्फ फ्लोर में फ्रिक्शन होगा। वाल में फर्स्ट केस में फ्रिक्शन नहीं है, नीचे वाला सरफेस पे है, इसमें फ्रिक्शन है। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन नहीं है। टकरा के वापस आ जाएगा। पहले में दूसरे में टॉपल। सर्कुलर है, वो टॉपल कैसे करेगा? टाइम में मतलब कि जाएगा, इससे ऊपर उठेगा फिर गिर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ और थोड़ा बहुत सोचो। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट केस का सोचो, अभी सेकंड केस का उसके बाद सोच लो।
फर्स्ट केस में ओमेगा चेंज नहीं करेगा और v का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जब बॉल यहाँ पे आएगा, यहाँ टकराएगा, ठीक है, जब टकराया तो टकराने से इस पे नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगेगा और कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो सर जो बॉल उड़ भी जाएगा। फर्स्ट केस में नहीं उठेगा, देखते हैं, वही देख रहे हैं। इस पे देख रहे हैं कि इस पे इधर फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स फ्रिक्शन बोल रहे हैं, नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल लगेगा, ये इम्पल्सिव नॉर्मल होगा। अगर इलास्टिक कोलिजन रहा तो सेम स्पीड v नॉट से जाएगा। अगर ई दिया रहा तो हम जानते हैं कि अगर एक रहा तो ई भी हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है आफ्टर कोलिजन क्या जाएगा, इधर से अगर ई दे रखा है तो ये इंटू वी नॉट से वापस जाएगा। ठीक है, कोलिजन में हम लोग इधर वही चीज यूज करेंगे। इधर जो ओमेगा था उसको बदलने वाला अभी कोई नहीं है, तो ओमेगा जो अभी वी नॉट बाई आर ही होगा। ठीक है, अब इस सरफेस पे ये आगे जाने लगा, इस सरफेस पे जाने लगा, तो इधर टकराने के बाद जब ऐसा हुआ, यानी कि ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट आफ्टर का कंडीशन है, तो ये ऐसा हुआ होगा। अब ई वी नॉट जो है ई 1 से कम रहता है, तो ये जो प्योर रोलिंग का कंडीशन नहीं रहा होगा, वैसे भी उल्टा डायरेक्शन है, तो इस पे ये कम हो गया, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर दिख रहा है कि पीछे, क्योंकि ये वाला सरफेस जो था हमारा रफ ही था, तो फ्रिक्शन पीछे लगने लगा होगा और ओमेगा को कम करेगा, ओमेगा को कम करेगा, वी नॉट को भी कम करेगा। अब आगे जैसा भी कुछ होगा, क्योंकि फिलहाल अगर हम देख रहे हैं वी नॉट ज्यादा था, तो ओमेगा वाला कंसेप्ट यानी कि दोनों इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की तरफ ही है, तो इधर तब तक लगता रहेगा कि जब ओमेगा कम होता होता इस डायरेक्शन में आ जाए, और इस डायरेक्शन में आने के बाद ही प्योर रोलिंग होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसा कंडीशन होगा, और ये फ्रिक्शन जो होगा फिर से तब तक एक्ट करता रहेगा जब तक कि फिर से प्योर रोलिंग का कंडीशन ना आ जाए। इतना बात समझ आया? ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं फ्रिक्शन विल एक्ट अंटिल फिर से ऐसा कंडीशन ना आ जाए, इधर की तरफ भी, इधर की तरफ ये ओमेगा, यानी कि ओमेगा का डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा, ताकि v इक्वल टू ओमेगा आर इस पॉइंट का आ जाए, यानी कि प्योर रोल करने लगे। ये था हमारा केस 1। सेकेंड केस में क्या होगा? केस 1 हमारा आसान है। सेकेंड केस जो है फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, यानी कि पार्टिकल जब इस पोजीशन पे आया होगा, यानी कि यहाँ पे जब आया है, ठीक है, यहाँ जब आया है, तो यहाँ से एक इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा, और ये चूंकि ऐसा रोटेट हो रहा था, तो इस सरफेस को इधर की तरफ ऐसा ये रोटेट हो रहा होगा ओमेगा आर से, तो इस पोजीशन पे जो फ्रिक्शन लगेगा इस पे इधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन जो लगेगा इस पे ऐसा ऊपर की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन ऐसा लगेगा तो यहाँ पे ये जो बॉल है वो यहाँ टकरा के सीधा वापस नहीं आएगा, बल्कि ये ऐसा उड़ के आएगा। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन है, यहाँ से इधर की फ्रिक्शन जो है इसको टॉर्क लगाएगा, इधर की तरफ वेलोसिटी होगा, इधर की तरफ जाएगा, तो ये बॉल ऐसा आके फिर गिरेगा, जो कि हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि बॉल को अगर डगरा के फेंकते हैं दीवार से, जब वो कोलाइड करता है तो थोड़ा सा उछलता है फिर वापस आता है। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में जो वाल होता है एकदम स्मूथ नहीं होता है, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ हो रहा है बॉल और वाल के बीच। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि जो फ्रिक्शन लग रहा होता है यहाँ पे, तो ओमेगा आर के दौरान लगा, तो ये जो फ्रिक्शन है यहाँ पे कैसा होगा, तो इम्पल्सिव होगा, इम्पल्सिव होगा, तुरंत से बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो ओमेगा आर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो फोर्स लगता है बहुत ज्यादा लग जाता है, ज्यादा लगता है तो ये अपना कांटेक्ट छोड़ देता है, यानी कि mg से अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये अपना कांटेक्ट छोड़ के ऊपर पीछे की तरफ ऐसा उछलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से उछला, तो अगर उछला क्वेश्चंस बनाने हो तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं टफ करने के लिए, बाकी हमसे आसान क्वेश्चन ही देते हैं
तो ज्यादा इससे हम लोग को नहीं पूछता है, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सब से। तो इन सब चीजें को ध्यान में रखना है कि कब क्या होगा। हाँ, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल दे सकते हैं इस चीज पे, जो अभी हम कर रहे हैं, कोलिजन के बाद ये भी हो जाएगा, उसके बाद फिर से वही कहानी हम यहाँ दे सकते हैं। इस वाले केस में न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। कभी कभार अगर बहुत ओलंपियाड सब में जाएंगे तो दे भी देता है, लेकिन ऐसे हम लोग को नहीं मिलेगा। तो अगर ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर का बात कर रहे हैं, तो जब ये यहाँ पे फ्रिक्शन वाले सरफेस से टकराएगा, नॉर्मल है, तो यहाँ जो है ये फ्रिक्शन जो लगेगा वो तुरंत बहुत ज्यादा लगेगा। ओमेगा आर इधर है, नॉर्मल उतना ही ज्यादा, इस नॉर्मल की वजह से म्यू इनटू एन जो भी लगना हो। और ये पीछे की तरफ एक फोर्स ऊपर लगा, एक फोर्स इधर, तो हमको क्या दिख रहा है कि एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा इधर की तरफ रिएक्शन फोर्स होगा, और इधर की तरफ होगा, तो अगर ये बॉल है हमारा तो हो सकता है इधर की तरफ छलांग लगा, तो उठ के चला जाएगा, उड़ के जाएगा। और ऐसे केसेस में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉल है वो उड़ के जाएगा। इस केस में सीधा सीधा टकराया, ओमेगा वैसा ही करा और चला गया। तो दोनों केस में अंतर समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शन रहेगा तो क्या होगा और फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा। इतना बात में अगर दिक्कत है तो बोलो, ये बात समझ आया? हेलो हाँ सर। हेलो, बोलते रहो, नहीं तो लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया क्या फिर से। ठीक है, तो ये था हमारा कि अगर बॉल है तो इसी के ऊपर अगर हम लोग अभी जो भी समझे, तो इसके ऊपर हम लोग स्पिन बॉलिंग अब करा सकते हैं। यस सर। ठीक है, जो स्पिनर तो बन ही सकते हैं कि नहीं? आराम से। तो जैसे उसमें स्पिनिंग बॉलिंग का देखते हो, तो कोई होता है ऑफ स्पिनर होता है, फिर कोई बोलते हैं लेग स्पिनर होता है। तो लोग क्या करते हैं, बात चाइना समझ मैन। में आया? चाइना मैन, ठीक है। तो सब में गूगली, ये सब क्या होता है बता सकते हो? लेग स्पिनर है तो मान लेते हैं कि उस बॉल को ऐसे घुमाते हैं हम लोग कि बॉल घूमते घूमते गया, बॉल घूम रहा है और जैसे गिरेगा, जिस डायरेक्शन से गिरता है घूमते घूमते, अभी यहाँ तो घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है, बात को समझना। फिर भी मान लेते हैं कि इसको ऐसे हम राउंड राउंड घुमा दिए तो गिरेगा, तो जिधर जैसा ऐसा घूम रहा है, तो ऐसा अगर घूम रहा है, इस सरफेस पे गिरा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा और इधर की तरफ मुड़ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिधर उस पे फोर्स लगेगा उधर ही मुड़ जाएगा। तो जैसे अगर हम इसको, बॉल है, इसको ऐसा ओमेगा से हम दे दिए और यहाँ सरफेस पे पटक दिए, तो ऐसे सरफेस पे जब हम पटके होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगा होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा होगा, तो ये बॉल ऐसा आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, यानी कि हम जैसे घुमा के गिराएंगे वैसे ही इस पे फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे अगर हम ऐसा घुमाएं तैसा लगा तो आगे की तरफ भागा। तो अगर वही स्पिन कर रहे हो, यहाँ पे अगर बैट्समैन खड़ा है तो बॉल को ऐसे घुमा के फेंकोगे तो जाएगा ऐसे धीरे धीरे, जैसे गिरेगा तेजी से अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये एक बॉलिंग हुआ। अगर वही हम इसको लेफ्ट टू राइट अगर रोटेट करें, बैट्समैन खड़ा है तो इधर से, तो लेग स्पिन कहलाता है, उधर से करें तो राइट स्पिन कराता है। यानी कि अगर हम बॉल को कैसे घुमाते हैं ये चीज हमको यहाँ से मिल जाता है। यानी कि हम लोग स्पिन जो करते हैं, स्पिनर जो होते हैं, इसी सब कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, हम पूरा फिगर बना नहीं सकते हैं, लेकिन बात इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर हम बॉल को जैसे रोटेट कराएं, जैसे घुमा के फेंकें, तो इसमें वेलोसिटी है, ओमेगा भी है, लेकिन जब ये सरफेस पे गिरा तो वी है, ओमेगा आर जो ज्यादा रहेगा। तो रोटेट कराते हैं, स्पिनर्स लोग का रोटेशन जो होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वी। तो वी से ज्यादा अगर रोटेशन होता है तो इधर की तरफ ज्यादा होगा, जैसे गिरेगा जिधर गिरेगा उधर फ्रिक्शन लगता है और उधर ही वो घूम जाता है। यानी कि यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो इम्पल्सिव लगता है और उधर ही वो घूम जाता है। ठीक है, लेकिन बॉल को फास्टर शैंक क्यों केस करते में हैं? क्या,
बॉल को शाइन क्यों करते हैं? उसका कंसेप्ट फ्लूइड में है, ठीक है, बता देते हैं अभी। अब फास्टर जो होते हैं वो लोग जो बॉल फेंकते हैं तो उन लोग में जो रोटेशन होता है वो कम होता है, सीधा ज्यादा, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा होता है, रोटेशन बहुत कम होता है। अब ये था स्पिनर्स का कहानी, ठीक है, स्पिनर्स यानी जो स्पिन करते हैं उनका। फास्टर जो होते हैं वो स्पिन नहीं कराते हैं, स्विंग कराते हैं। तो स्विंग और स्पिन में अंतर होता है। जैसे हमारा बॉल जो होता है बीच में ऐसा लाइंस बना होता है, ठीक है, एक एक साइड फिर साइड चिकना दूसरा होता है साइड, तो बहुत बुरी तरह होगा। ठीक है। जो जितने भी प्लेयर्स हैं जो घिसते हैं, अगर ये साइड को फर्स्ट प्लेयर घिसा तो 11 प्लेयर इसी साइड को घिसते हैं, इस साइड को कोई टच भी नहीं करता है। जो अगर हमको साइन करना हो तो सिर्फ एक साइड को ही साइन करते हैं सब कोई। जो रफ सरफेस है उसको चाहते हैं और रफ हो जाए, और जो साइन हो और ज्यादा साइन करें। रीजन क्या है कि अगर जो बॉलर है हमारा फास्ट बॉलर है, ऐसा फेंक दिया बॉल को इधर की तरफ, तो आगे से जो है, इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है हम लोग को। खैर, आगे से जो है एयर है, ठीक है, ये एयर है, ये बॉल इधर की तरफ जा रहा होता है। ये हम मान लेते हैं कि ये स्मूथ वाला सरफेस है और ये जो है रफ है, ठीक है, रफ सरफेस है। तो एयर जो है इस स्मूथ सरफेस से आसानी से पास कर जाएगा, लेकिन रफ सरफेस पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। सर ऐसे तो क्यों? हम लोग देखें बर्नौलीज थ्योरम जब पढ़ेंगे तो वहीं से ज्यादा समझ में आता है, और ऐसे भी हम समझ सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, कि इधर जो है हमारा स्मूथ सरफेस है तो एयर जो है आसानी से पास कर जाएगा, लेकिन इधर हमारा रफ सरफेस है, ऐसा उखड़ा हुआ, तो उखड़ा हुआ है तो जो एयर आके टकराएगा तो इस पे फोर्स ज्यादा लगाएगा, इधर लगाएगा, खुद ही समझो, बोलो किधर फोर्स ज्यादा लगेगा। पीछे लगा है। F1 और F2 में कौन ज्यादा होगा? F1 F1 ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा। तो F1 ज्यादा होगा तो ये बॉल जो है आगे जा रहा था, इधर सीधा न जाके इधर की तरफ घूम जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं स्विंग। जैसे अगर देखे होगे कि अगर हमारा ये हट ये कराकट का हो जो, जाएगा आउट स्विंगर। हाँ, अगर बैट्समैन खड़ा होगा तो ये आउट स्विंग होगा, इस वाले सरफेस को इधर रख देंगे तो इन स्विंग। कमेंट्री करते हैं तो बोलते हैं कि बैट्समैन की तरफ से हवा चल रहा है, यानी फास्ट बॉलर को बहुत ही मदद मिलेगा। वो रीजन यही होता है कि आगे से अगर हवा जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा स्विंग मिलता है बॉलर्स को, ठीक है। इसके ऊपर इक्वेशंस क्या होगा वो सब चीज हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग इस चीज को बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही समझो कि अगर स्विंग और स्पिन में क्या अंतर है। स्पिन में क्या है, बॉल को घुमा के फेंके तो फ्रिक्शन की वजह से जो हमारा इम्पल्सिव फ्रिक्शन मिलता है उसकी वजह से, जितना ज्यादा रफ सरफेस रहेगा उतना ज्यादा ये फ्रिक्शन मिलेगा। तो देखे होगे कि पैच जो बन जाता है, बैटिंग जो करते हैं उनसे जो पैर का पैच बन जाता है रनिंग के समय, तो उन सब चीजों पे ज्यादा जो स्पिनर बार बार फेंक देता है उसका स्विंग ज्यादा करता है, ठीक है। और इसीलिए पिच पे दौड़ना मना होता है, अगर दौड़ा तो रफ हो जाएगा सरफेस, तो स्पिनर्स के लिए बहुत मजा आता है। बोलते हैं कि टेस्ट हो रहा है चौथे दिन पिच टूट जाता है नहीं रफ हो जाता है, तो स्पिनर्स बहुत मजे से स्पिन कराते हैं। तो वही सब चीजें हर केस में हमको यहाँ पे दिख रहा है, जो फ्रिक्शन है यहाँ पे इम्पल्सिव लग रहा होता है, नॉर्मल भी गिरा तो इम्पल्सिव ही था, तो दोनों से जो फोर्स लगा बहुत तेजी से लगा और बहुत तेजी से वो टर्न कर जाता है, तो उसी टर्निंग को हम स्पिनिंग बोलते हैं और स्पिनर यूज करते हैं। स्विंग का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, यहाँ हम प्रेशर डिफरेंस का अंतर करते हैं। एरोप्लेन्स में जो भी यूज होता है वो भी यहाँ भी यूज होता है, आंधी तूफान में भी, तो सब चीज हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सर तो स्विंग के पुराना बॉल में रिवर्स स्विंग क्यों होता है? रिवर्स स्विंग किसको कहते हैं? पता नहीं अच्छा, सर। बॉल टेम्परिंग जानते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है?
कोई शार्प ऑब्जेक्ट सैंड पेपर से रब किया जाता है ताकि Sharp एक object साइड से। बहुत ज्यादा रफ हो जाए। हाँ, तो जैसे जितना ज्यादा पुराना बॉल हुआ, एक साइड को सब बचा बचा के रखता है, ठीक है, यानी शाइनिंग वाले सरफेस को बचा के रखता है। कुछ बॉलर्स होते हैं नया बॉल से देखते हो कि ज्यादा उतना स्विंग नहीं करता है, लेकिन थोड़ा पुराना हो जाएगा तो एक साइड थोड़ा शाइनी ज्यादा रहेगा और दूसरा साइड को लोग रफ कर रहे हैं, यानी एक साइड घिस घिस के उसको शाइनी रखता है, तो दूसरा साइड पूरा रफ हो गया तो स्विंग करने लगता है, ठीक है। और इसीलिए जो भी बैट्समैन जहाँ का होता है उसको वो वाला बॉल ज्यादा खिलाया जाता है। जैसे ओपनर बैट्समैन होते हैं तो उन लोगों को नया बॉल से ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है, नया बॉल से फिर थोड़ा सा खराब होगा उस बॉल से, मिडिल वाले को स्पिन ज्यादा खिलाया जाता है, तो वैसे ही प्रैक्टिस Keeper want कराया to be जाता है। ban हुआ था शिक्षक क्या मैं 3-4 विकेट गिरा। पता नहीं, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा प्रियांश। स्विंग का फायदा क्या है? स्विंग का बहुत फायदा है। बैट्समैन खेल रहा है, सीधा सीधा बॉल आएगा तो आसानी से मारेगा, और मान लेते हैं कि यहाँ बैट्समैन खड़ा है, बॉल जो है इधर सीधा आ रहा है, गिर रहा है, जा रहा है, तो आसानी से खेल सकता है। अब वही बॉल ऐसा घूम के आए, ठीक है, देखोगे तो ऐसा घूम के आ रहा है, या फिर इधर से घूम के जा रहा है, गिर के इधर आ गया, तो खेलने में क्या होगा, परेशानी होगा। बल्ले का बाहरी इसलिए किनारा लग जाएगा। बल्ले का बाहरी किनारा लग जाए, या फिर बल्ले का अंदर वाले किनारे से विकेट पे पहुंच जाए, कुछ भी हो, ठीक है, नहीं खेलने में दिक्कत होता है इसलिए। चलो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं कि आगे सर को चैट में क्वेश्चन पूछा सर। क्या क्वेश्चन है? दो ओवर में बहुत विकेट गिर गया तो होता नहीं है, विकेट गिर जाता है तो मिडिल जो प्लेयर है, ऐसा थोड़े है कि वो लोग नहीं खेला रहा था, ठीक है। रमेश पवार था, तो रमेश पवार हम लोग का इंडिया टीम में बॉलिंग करता था, लेकिन जहाँ खेलता था वहाँ का ओपनर बैट्समैन था, तो खेला तो रहता ही सब, ठीक है। जैसे कि अगर अश्विन ही है तो अश्विन को क्या लगता है तुमको क्यों नहीं खिला होगा, शतक मार चुका है। मतलब हमारे लेवल पे अगर वो आ जाए तो हमसे जो भी गली क्रिकेटर्स होंगे उससे बहुत अच्छा बैट्समैन होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उतना अच्छा बैट्समैन नहीं माना जा रहा है। चलो ठीक है फिर, एंड कर रहे थैंक यू सर। Thank you sir सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।